राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भल्ला साहब, गुड मॉर्निंग वैष्णो, गुड मॉर्निंग ती त्रिकोले, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही एकदम। अच्छा, कल वाली क्लास सबने देख ली थी ना? कल वाली क्लास मैंने रिकॉर्डेड करके डाली थी, आई थिंक सबने देख ली होगी। उसमें 2 चैप्टर हमने रिवाइज किए थे। एक तो रिटर्न ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया था, एक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया था, और एक टीडीएस और टीसीएस वाला टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया था। और उसमें टीडीएस और टीसीएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे। तो जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, कल हमारी क्लास हुई थी बट वो लाइव नहीं हुई थी, क्योंकि कल उसमें वाईफाई में दिक्कत आ रही थी, इसलिए फिर उसको मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके फिर मैंने डाल दिया था जी। ठीक है ना? तो आई थिंक आपने वो कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, चलो। अच्छा, आज वाली क्लास में क्या करना है जी? आज वाली क्लास में पीजीपी क्लास 12:30 बजे है जी। पीजीपी क्लास, आज हमारी पीजीपी की लास्ट क्लास है, उसमें क्वेश्चंस होंगे। वो क्लास जो होगी वो 12:30 बजे होंगी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से अब एक बार। अब आज वाली क्लास में ना हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस क्या मतलब? जो भी आपने मुझसे डाउट्स पूछे थे, आपको मैंने कहा था एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक आपने करके आना है। ठीक है, वो आप करके आए, उसके आपने डाउट्स मुझसे पूछे। फिर मैंने कहा था रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले क्वेश्चंस आपने करके आने हैं। तो आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा डाउट थे नहीं बच्चों के, 1 या 2 बच्चों के ही डाउट थे। और क्योंकि टीडीएस टीसीएस वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए थे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में कुछ खास था नहीं। मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन थ्योरी थ्योरी वाले दिए होंगे। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी तुम्हें खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन में जो डाउट थे वो रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर के मेरे पास डाउट थे। अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब ये रहे आपके डाउट, ये रहे आपके डाउट। एक तो रिटर्न ऑफ इनकम में एक बच्चे ने डाउट पूछा, सर क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। प्लेस ऑफ सप्लाई में तो आपने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही टिका दिया। आपने कहा सर इतना बढ़िया समझ में आ गया ना, एक बार हो सके तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन देखो। किसी ने 3 पूछा तो दूसरे ने 2 पूछ लिया। फिर किसी ने 4 और 7 पूछा, 6 कहता है मैं बीच में आऊंगा। फिर एक बच्चे ने उसके बाद 13, 15, 24, 23 भी है। फिर ये 14 भी है, भाई साहब 14 भी आ रहा है। फिर ये 9, 10, 17, 19, 25। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ये आपके डाउट्स हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के। तो ये जो सारे के सारे डाउट्स जो हैं हम इसको 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है जी, हम इसको 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार शुक्र है पहले क्वेश्चन में डाउट नहीं आया वैसे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट नहीं आया, वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबसे हो गया और बड़ी वेरी वेरी गुड मेरे बच्चों। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या होता है जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो रे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुड़गांव ट्रेवल बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट्स इट्स ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। ठीक है ना, ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज? इंश्योरेंस सर्विसेज वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? अच्छा, इंश्योरेंस सर्विसेज वाले केस के अंदर आपको मैंने बताया ही था जी। इंश्योरेंस सर्विसेज वाले केस के अंदर आपको मैंने वहां पर बताया था कि रिसीवर, जो रिसीवर का एड्रेस होता है उसकी लोकेशन जो होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है। क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस में तो वही पर्सन होगा जो जिसने इंश्योरेंस ले रखा होगा। भाई बैंकिंग में क्या होता है, या तो रिसीवर की लोकेशन, अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। बट इंश्योरेंस सर्विस में तो रिसीवर की लोकेशन ही होगी, क्योंकि रिसीवर का एड्रेस तो पता ही होगा, उसके बिना तो इंश्योरेंस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक बार चेक करना जी। देखो वो कह रहा है व्हेन इंश्योरेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन
ठीक है, और द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, ठीक है जी, ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सो गुरुग्राम इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुरुग्राम जो है, अब ये बंदा कहाँ का है, गुरुग्राम का है, तो गुरुग्राम जो बनेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जी। आप कहीं की भी फ्लाइट ले रहे हो, मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ले रहे हो, रिसीवर की लोकेशन कहाँ पर है, वो लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो ये आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें कोई डाउट वैसे खास होना नहीं चाहिए। उसके बाद एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट में डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट में डाउट आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट में क्या डाउट है, कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर नितिन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइड एट रेवा मध्य प्रदेश बुक 2-वे एयर जर्नी टिकट फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश टू जयपुर। मतलब पहली तो उसने बुक करवाई है यूपी से राजस्थान, पहली उसने बुक करवाई है यूपी से राजस्थान, ठीक है जी, ऑन 6 सितंबर एंड बैक। ही लीव प्रयागराज 11 सितंबर इन मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड इन जयपुर। फिर दूसरी उसने बुक कराई है वही राजस्थान से यूपी बुक कराई है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ यार, इस वाले केस में तो हमने वो नहीं पढ़ा था कि अगर हम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो रही है तो जो एम्बार्किंग पॉइंट होगा, है ना, एम्बार्किंग पॉइंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो एम्बार्किंग पॉइंट यूपी से राजस्थान में तो यूपी है, और राजस्थान से यूपी में फिर वो राजस्थान है, तो एम्बार्किंग पॉइंट तो यही होगा। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी बनेगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो राजस्थान बनेगा जी। तो ये तो मेरे ख्याल से खास क्वेश्चन था नहीं कुछ, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो वेयर पे देखो पैसेंजर इम्बार्क अब कहाँ से हो रहा है, तो टिकट जो है फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी, देयर फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई for the outward and return journey are the location where the Nitin embarked the journey for the continuous, that is प्रयागराज और आउटवर्ड सप्लाई, और राजस्थान बनेगा रिटर्न जर्नी के लिए जी, राजस्थान बनेगा रिटर्न जर्नी के लिए। तो इसके दो प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे जी। हाँ हाँ, सबके सारे लेक्चर मर्ज करके मैं इन दोनों की मैराथन बना दूंगा जी, ठीक है। जब ये सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना तो इनको मैं मर्ज करवा दूंगा, 3 मैराथन बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो जी, फिर अगला जो डाउट आया क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चे का डाउट ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है, अच्छा देखो ये पेपर के अंदर बना हुआ है जी, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर बना हुआ है ये 2 नंबर का बना हुआ है और ये 3 नंबर का बना हुआ है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। तो एक बार देखते हैं पेपर में क्या बना है। कह रहा है गरिमा हैविंग इट्स परमानेंट रिजाइडिंग इन भावनगर गुजरात परचेज कार उसने परचेज की है from the Kiara Motors of Jaipur, Rajasthan to take the advantage of lower registration charges and road tax. Garima took the delivery of the car from Jaipur, ठीक है जी, and return with car to her residence in Bhavnagar, Gujarat. Address of Garima recorded in the invoice issued by Kiara mention only the name of the state, that is Gujarat. गरिमा इज अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर एज क्यारा मोटर्स रजिस्टर्ड। अब एक बात तो अगर B2C सप्लाई है तो आपको मैंने कहा तो था कि जो रेसिपिएंट की लोकेशन होगी, मतलब जो एड्रेस होगा स्टेट का, वो लोकेशन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ये B2B तो है नहीं। अब B2B में चेक करना होता मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर ये बनेगा, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो ये बनेगा। ये तो B2C सप्लाई है। तो B2C में तो हमने क्या किया था, जो भी एड्रेस होगा मतलब जो स्टेट उसने रिकॉर्ड किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर उसका गुजरात स्टेट है ना, तो गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर बनेगा जो उसने यहां पर मेंशन की है। तो पहले का तो बनेगा मेरे ख्याल से गुजरात। देखो जी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी गुजरात, जो उसने मेंशन किया रिकॉर्ड्स में उसकी स्टेट का नाम वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जी। फिर अगला वो कह रहा है दैट इज अ कार एडवर्टीजमेंट एजेंसी ए रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर Maharashtra wants to display the product of its client at most prominent place in different state. It took on right to use the space on hoarding mounted on fixed surface attached to earth. याद है? अरे ये तो हमने रिवीजन के टाइम पर भी किया था, जब मैंने कहा था कि गवर्नमेंट एक सर्कुलर लेके आई थी कि जो होर्डिंग अर्थ से कनेक्टेड होती हैं उस पे अगर एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं उसको एडवर्टीजमेंट के सर्विस में कवर नहीं करते, उसको सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस में कवर करते हैं।
किसमें कवर करते हैं? सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये वही वाला पॉइंट है। सिचुएटेड इन उदयपुर राजस्थान एंड ग्वालियर मध्य प्रदेश फ्रॉम जीएन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। Akar Advertisement Agency has exclusive right to use the space and also to manage the advertisement on the hoarding. What will be the place of supply? तो पहली बात, इसको एडवर्टीजमेंट की सर्विस नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे रेंटिंग कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ रेंटिंग, मतलब राइट टू यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जहां पर प्रॉपर्टी लोकेट करेगी और प्रॉपर्टी मोर देन वन लोकेशन पे है तो फिर हमें प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं फिर कह रहा हूं, एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं आएगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो आएगा सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए आएगा जी। तो यहां पे एक बार चेक कर लो जी। तो यहां पर आकार प्लेसमेंट एजेंसी दिस इन्वॉल्व सप्लाई, देखो सेल ऑफ स्पेस होर्डिंग माउंटेड ऑन दिस आकार एजेंसी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज स्पेस आल्सो मैनेज टू एडवर्टाइजमेंट द होर्डिंग माउंटेड ऑन फिक्स सरफेस अटैच दिस एज इमूवेबल स्ट्रक्चर और फिक्चर एट हिज बैन and it has been embedded in earth. Further, place of supply of any service provided by way of supply of service immovable property or grant of right to use an immovable property shall be governed by the provision of section number 12(3). बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक सर्कुलर निकाला है इस वाले केस में कि जो होर्डिंग अर्थ से कनेक्टेड होंगी, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, जो होर्डिंग अर्थ से कनेक्टेड होंगी, तो जो अर्थ से कनेक्टेड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी काउंट होंगी, क्योंकि उसको आप मूव नहीं कर सकते एज सच। जब मूव नहीं कर सकते एज सच तो उसके स्पेस का राइट टू यूज अगर होगा तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में काउंट होगा जी। तो देखो यहाँ पर जी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर इन द प्रेजेंट केस शैल बी द लोकेशन वेयर द सच होर्डिंग इज लोकेटेड, उदयपुर राजस्थान और ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मोर देन वन स्टेट है तो अकॉर्डिंगली प्रपोर्शनेट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, देन फिर यहाँ पे जीएसटी लगेगा जी। ठीक है जी। त्रिशूल बैच और उड़ान बैच सेम ही है जी, त्रिशूल उड़ान दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे उड़ान है, वहां जाके त्रिशूल बन जाता है। ठीक है, यहाँ से उड़ता हुआ मेरे चैनल पे जाके त्रिशूल बन जाता है, बैच एक ही है जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर यहाँ पे एक बच्चे को डाउट था जी, यहाँ पे एक बच्चे को डाउट था क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे को डाउट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है आशा एंटरप्राइजेज ए सप्लायर ऑफ स्विंग मशीन इज लोकेटेड इन कोटा राजस्थान। ठीक है, एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इन द सेड स्टेट। ठीक है, it receive an order from Deep Trader located in Jalandhar, Punjab and registered for the purpose of GST in the said state. The order is for the supply of 100 swing machines with an instruction to ship the swing machine to Jyoti Sons located in Patiala, Punjab and registered in the state for the purpose of GST. Jyoti Sons is a customer of Deep Trader. ठीक है, swing machines are shipped in a lorry by Asha Enterprises. Briefly explain the following. मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो दो बात हो रही है, मैं दोबारा बोलूंगा, यहाँ पे दो बात हो रही है। हेलो भाई साहब, यहाँ पे दो बात हो रही है। अब अगर यहाँ पे दो बात हो रही है, सारे बड़े सोच समझ के बोलना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? दो बात हो रही है। अब एक तो बिल टू शिफ्ट वाली है और एक जैसे इधर क्या है, मान लो ये ए है, ये बी है, ए ने बी को सप्लाई की, बी ने डायरेक्शन दी है सामान सी को भिजवा देना। तो एक तो सप्लाई है ए टू बी वाली, इसको बोलेंगे बिल टू शिप टू, और एक सप्लाई है बी टू सी वाली। भाई ये दो सप्लाई तो होगी ना भाई, एक सप्लाई तो हो गई बिल टू शिप टू वाली, एक्चुअल में सप्लाई वो ए टू बी है। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? बी की लोकेशन बनेगी। इसमें क्या बनेगा? बिल की इसकी लोकेशन बनेगी बी की लोकेशन, जिसने डायरेक्शन दी है। फिर जो बी सी को भेज रहा है इसका भी तो यहाँ पे इनवॉइस कटेगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा? डेस्टिनेशन पॉइंट, टर्मिनेशन पॉइंट, क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो टर्मिनेशन पॉइंट जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे दो बनेंगे जी। अब अगर आप यहाँ पे देख लो, ये देखो, एक तो आशा है, आशा अपना सप्लायर वो है, और ये दीप ट्रेडर यहाँ बन गया। फिर वहां पे दीप ट्रेडर सप्लायर बन गया, ज्योति सन्स रिसीवर बन गई। अब ये वाली तो बिल टू शिप टू हो गया। तो अगर बिल टू शिप टू हो गया तो डीप ट्रेडर कहाँ का है? जलंधर का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो बनेगा जिसने डायरेक्शन दी है जी, जिसने डायरेक्शन दी है। अब ये राजस्थान, पंजाब, इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी की बातें होंगी। फिर दीप ने पटियाला, अब ये तो यहाँ पे
दोनों ही मतलब सामान भी पंजाब के अंदर ही जा रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कवर होगी, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा जी। बस तो ये बताओ इसके अंदर क्या डाउट था भाई। दो सप्लाई होगी ना, एक तो हो गई मेरी सप्लाई भाई, उसने मुझे सामान देना है और फिर मैंने उसको सामान देना है, तो ये दो सप्लाई यहाँ पे निकल के आ रही है। दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अलग अलग आएगा जी। दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो यहाँ पे अलग अलग निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। बोलो जी, बोलो 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 बोलो। बोलो मेरे दोस्तों, डन, लॉक करें इसको, पक्का पक्का। चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी, अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट फिर आपका डाउट है क्वेश्चन 6 के अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में भी डाउट है। अरे मेरे बच्चे, मेरे जिगरी यार, सारा क्वेश्चन डाउट पूछ लेगा क्या। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, रमन रो ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन मुंबई इज डायरेक्टेड बाय नीरो एंटरप्राइजेज, ठीक है, कोलकाता टू डिलीवर द गुड्स वैल्यू एट द 12 लाख रुपए टू फैब्रिकेशन ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, ठीक है जी। रमन रो मेक आउट एन इनवॉइस 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी एंड डिलीवर लोकली। यार एक बात मेरे को बताओ, ये तो वही बिल टू शिफ्टो की बात नहीं लग रही क्या है? ये तो बिल टू शिफ्टो की बात नहीं लग रही, ये तो मैंने नहीं लग रहा बिल टू शिफ्ट वाला केस है। तो वही तो केस निकल के आ रहा है, बिल टू शिफ्ट वाला केस। अब बिल टू शिफ्ट वाला केस है जिसने डायरेक्शन दी है। अब जिसने डायरेक्शन दी है तो हाँ 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 सामान और जो उस जिसने वो दिया है कहाँ का रहने वाला है, रमन रजिस्टर्ड सप्लायर जो है मुंबई इज डायरेक्टेड बाय नीरो कलकत्ता। अब देखो ये लोकेशन बनेगी भाई, ये लोकेशन बनेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी कलकत्ता। अब प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी कलकत्ता, सप्लायर यहाँ का है, तो एक्चुअल में तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। अब ये कह रहा है उसने इंट्रा मान लिया भाई, ये कह रहा है उसने इंट्रा मान लिया। अब इंट्रा मान लिया तो उसको फिर रिवर्स करना पड़ेगा ना, रोंग क्लासिफिकेशन हो गई। तो गवर्नमेंट से जीएसटी वापस लेके यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो है वो आईजीएसटी जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। देखो यहाँ पे जी, तो उसने वही बोला कि यहाँ पे आईजीएसटी जो है, यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। आपने रोंग कैटेगराइजेशन की है सप्लाई की, आपने यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, वो चीज गलत कर दी आपने। बस ये पर ध्यान दो। तो ऊपर से ही क्वेश्चन था सेम चीज, ठीक है। चलो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 में किसी का डाउट नहीं था, शुक्र। अच्छा वैसे 8 था भी नहीं कुछ, 8 तो वही था टेकन ऑन बोर्ड वाला, 8 में डाउट होना भी नहीं चाहिए। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो टेकन ऑन बोर्ड वाला है। इसमें खाने पीने का सामान मिल रहा है तो टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो सामान चढ़ा वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 तो वही था अगर आपने किया हो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बच्चे का डाउट आया वो जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज एन आर्किटेक्ट, ही हैड वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्चर एंड डिजाइन प्रैक्टिस इन द कंट्री विद ऑफिस इन चेन्नई एंड मदुरई, ठीक है जी। He has GST registration from Tamil Nadu. He does not have GST registration in any other state, ठीक है। He has prepared building plan for Y Limited for its factory situated in Nagpur, ठीक है। Building plan are prepared by team of X from Chennai office, ठीक है। Construction work is completed by Y Limited under the supervision of X. Only a few occasion X visited Nagpur. Consultancy fees, यार एक बात बताओ, कुछ भी बोलता रहे, जहां पर प्रॉपर्टी लोकेट करेगी ना वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तू कहां बैठे बैठे काम कर रहा है, कहीं बैठे बैठे काम कर रहा है, ये मैटर ही नहीं करता, ठीक है ना, ये मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, ही हैज प्रिपेयर बिल्डिंग प्लान फॉर वाई लिमिटेड इट्स फैक्ट्री सिचुएटेड इन नागपुर। तो भैया नागपुर है, तू चाहे तमिलनाडु बैठ, चाहे तो गुजरात बैठ, चाहे तो बंगाल बैठ, चाहे तो महाराष्ट्र बैठ, चाहे तो कहीं भी बैठ,
ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जहां पर प्रॉपर्टी लोकेट करेगी। तुमने कहां से बैठ के कंसल्टेंसी दी, तुम कितने दिन के लिए यहां पर आए, आए नहीं आए, किसकी सुपरविजन में काम चला, ये कहानियां हमें क्यों सुना रहे हो। प्रॉपर्टी कहां पे लोकेट करती है ये बताओ। प्रॉपर्टी लोकेट करती है नागपुर के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो नागपुर बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। ये पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 9 में निकल के आ रहा है बस। तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी, दूसरी स्टेट में आ गया ना, तो इंटर स्टेट सप्लाई है, उस केस में आपका आईजीएसटी होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगले पॉइंट पर क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी डाउट है भाई, 10 भी डाउट है भाई साहब। आओ जी अगले पॉइंट पर आओ। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिपेंडेंट केसेस अंडर एक कंपनी, हाँ जी, एक कंपनी इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट विद ए पुणे बेस आर्किटेक्ट टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑफिस टू लोकेटेड इन बेंगलोर। या तो यार सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर इमूवेबल है तो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेट करती है, बेंगलोर में। तो बेंगलोर में तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनेगा, बेंगलोर। तो पहले का तो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर बनेगा जी। अगला, मिस्टर ए ऑफ जयपुर एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट विद मिस्टर बी ऑफ जयपुर वेयर बाय ही लीज आउट हिज फार्म इन नागपुर टू मिस्टर बी। अब लैंड कहां पे है, नागपुर में, तो नागपुर जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जी। तो यहां पे नागपुर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो नागपुर बनेगा जी। अगला देखो, फिर ए एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑफ कैलकाटा गोज एन ऑफिशियल टूर टू हैदराबाद एंड स्टे इन होटल देयर बुक इन द नेम ऑफ कंपनी। अगेन 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 होटल कहां पे सिचुएटेड है जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, होटल कहां पे सिचुएटेड है, तो होटल सिचुएटेड है हैदराबाद में। तो वही प्रॉपर्टी की लोकेशन हैदराबाद में, प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद में। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही थी मेरे यार, इसमें तो हैदराबाद ही बनेगा जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ जी। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई अरेंज फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग ऑफ हिज सन एट पुष्कर राजस्थान। यहां पे वेडिंग करवानी है जी। ही बुक ए रिजोर्ट एट पुष्कर फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज गेस्ट एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनी। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द रिजोर्ट फॉर द मैरिज पर्पस डेकोरेशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइड। अब एक बात तो यार, ये कहाँ पे हो रही शादी, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन कहाँ है, हैं लोकेशन कहां पे है, ऑब्वियस सी बात है पुष्कर राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, पुष्कर राजस्थान बनेगा, क्योंकि डेकोरेशन वेकोरेशन रिजोर्ट विजोर्ट वहीं पर तो है तुम्हारा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा पुष्कर राजस्थान बनेगा। फिर अगला कह रहा है एबीसी लिमिटेड ऑफ मुंबई हायर ए प्रोफेशनल फर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर इन दिल्ली टू डिजाइन ए ऑफिस इन कनाडा। कनाडा ओ कनाडा कनाडा में। तो अब एक बात तो, अब ये सर्विस इमूवेबल वाली है बट इंडिया से बाहर है। अब याद है मैंने कहा था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर हो तो फिर रिसीवर की लोकेशन जो होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। भाई वैसे तो इमूवेबल की प्रॉपर्टी लोकेशन बनती है, बट अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो रिसीवर की लोकेशन। अब रिसीवर कौन है, रिसीवर है ये वाला एबीसी लिमिटेड मुंबई हायर ए प्रोफेशनल फर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर इन दिल्ली। तो ये सप्लायर है, ये रिसीवर है, तो रिसीवर मुंबई का है, तो फिर मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जी। ये लो बताओ क्या दिक्कत आने लग रही है भाई, क्या दिक्कत आवा है भाई, क्या दिक्कत आवा है, कोई दिक्कत तो ना है। चल आगे, चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट नहीं आया था, 12 में नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 14 में एक बच्चे का डाउट आया हुआ है। 14 चेक कर लेते हैं क्या जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फेस्टिवल इवेंट, ध्यान से, फेस्टिवल इवेंट, हाँ जी फेस्टिवल इवेंट। अब फेस्टिवल इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट मुंबई ऑर्गेनाइज 2 बिजनेस प्रमोशन इवेंट फॉर प्रभु एंटरप्राइज राजस्थान इन अहमदाबाद गुजरात एट न्यू दिल्ली एंड इन मलेशिया। अच्छा न्यू दिल्ली, एट न्यू दिल्ली एंड इन मलेशिया। अच्छा ओ माय गॉड, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, न्यू दिल्ली, अच्छा एक मलेशिया में भी हो रहा है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये भल्ला जी, सर जी डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, अब बताता क्यों नहीं है, अब बोलना, जल्दी बता। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, पहली बात मेरे को बताओ ये सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है
या इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस है, इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस है। अब इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले केस के अंदर हमने क्या कहा था, इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले केस में अगर B2B सप्लाई है तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अगर B2C सप्लाई है तो जहां पे इवेंट हो रहा है, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो फिर रिसीवर की लोकेशन। यही बात आएगी ना। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, अब क्या ये इवेंट मैनेजमेंट वाली है, इवेंट मैनेजमेंट वाली। अच्छा ये देखे एक बात चेक करना, उसने बोला फेस्टिवल इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट मुंबई ऑर्गेनाइज 2 बिजनेस प्रमोशन इवेंट फॉर प्रभु एंटरप्राइज रजिस्टर्ड, ये B2B सप्लाई है। अब अगर B2B सप्लाई है तो इवेंट कहीं पर भी हो रहा हो फर्क ही नहीं पड़ता, इवेंट कहीं पर भी हो रहा हो अब फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन POS बनेगी। तो ये रजिस्टर्ड है अहमदाबाद गुजरात में तो प्लेस ऑफ सप्लाई साहब ये बनेगा। इवेंट कहीं पर भी हो रहा हो ये मैटर नहीं करता जी। मैं दोबारा बोलूंगा, इवेंट कहीं पर भी हो रहा हो ये मैटर नहीं करता, बस B2B वाले केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन जो होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, बस ये पर ध्यान दो जी। आगे देखो जी, ग्लोबल प्लानर जोधपुर राजस्थान इज हायर बाय जोन unregistered person based in Kochi to plan and organize his son wedding at Mumbai महाराष्ट्र। Will your answer be different? अगर हाँ बिल्कुल जी। अच्छा पहली बात ये तो B2C सप्लाई है, हायर बाय मोहन, हायर्ड बाय जॉन, ठीक है जी, जो मिस्टर जॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन कोची टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन। हाँ तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो B2C सप्लाई है, तो B2C में तो जहां पर वो लोकेशन होगी, अब लोकेशन कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र, और अगर वो सिंगापुर में होगी तो रिसीवर की लोकेशन, रिसीवर कहां का है, कोची और केरला का है, भाई कोची और केरला का ही तो रिसीवर है ना। तो यहाँ पे एक बार चेक करना, तो पहले का तो आपका वही हो गया जी, अपना रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये मैटर ही नहीं करता आप कहाँ के हो, तो इसका प्लेस सप्लाई बनेगा गुजरात। दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में अगर आप चेक करोगे, इफ यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इवेंट, और अगर वो बाहर है तो रिसीवर की लोकेशन। अब इस केस में क्या है, अब वेडिंग इवेंट हो रहा है मुंबई तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र, बट अगर वेडिंग सिंगापुर के अंदर है तो फिर कोची केरला, ये आपका बन जाए। क्या दिक्कत है भाई, इवेंट मैनेजमेंट में यही तो हमने किया था ना, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ये बात तो हमने की थी B2B और B2C जी। बताओ जी, डन। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 भी डाउट था जी, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट था। देखो री क्या क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कह रहा है म्यूजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी ए फेमस क्लासिकल सिंगर विश टू ऑर्गेनाइज ए नीतीश दानी म्यूजिक कंसर्ट इन गुड़गांव, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। फिर म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन लुधियाना पंजाब एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली। तो B2B सप्लाई है, पहली बात तो ये जी B2B सप्लाई है, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कंसर्ट एट एग्रीड कंसिडरेशन 10 लाख, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक द लोन ऑफ होटल दमदम गुड़गांव रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कंसर्ट फॉर ए लमसम कंसिडरेशन 4 लाख। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्स एंट्री फीस टू द म्यूजिक कंसर्ट 5000, 400 टिकट फॉर नीतीश सोनी म्यूजिक कंसर्ट आर सोल्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन CGST। पहले तो एक बात समझ लो, यहां पर जो एंट्री टिकट वाला है B2B हो B2C हो, जहां पे इवेंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी में मैटर कर सकता है, बट अगर एडमिशन की बात करूंगा ना, एडमिशन मैं कह रहा हूं B2B हो या B2C हो, इसमें कोई वो था ही नहीं ना। इसमें तो जो एडमिशन है, एडमिशन का मतलब सामने जो लोग आ रहे हैं, तो उसमें जहां इवेंट होगा, अब इवेंट यहां पे कहां होगा जी, तो यहाँ पर इवेंट हो रहा है आपका दमदम, वही गुड़गांव हरियाणा में, तो यहाँ पर ये इवेंट आपका निकल के आ रहा है। IGST सप्लायर पंजाब का है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, तो IGST यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले का तो हो गया एडमिशन, पहले का तो हो गया एडमिशन, ठीक है ना, पहले का हो गया एडमिशन। अब दूसरे में, अब दूसरा इवेंट मैनेजमेंट की, अब इवेंट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर आ रहा है B2B। अब B2B क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर सामने वाला बंदा भी रजिस्टर्ड, जिसने सप्लाई दी है वो भी है, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन इज द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे क्या बनेगा जी, प्लेस ऑफ सप्लाई वही पंजाब बनेगा। अब यहाँ पे चेक करो जी, सप्लायर दिल्ली का पंजाब में है, तो यहाँ पर अगेन IGST होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा जी।
ठीक है। फिर तीसरी यहाँ पे होटल, अब होटल की सर्विस मिल रही है तो होटल की सर्विस में यहाँ पर क्या मिल रही है, B2B मिल रही है। बट अगेन उसमें मैटर नहीं करता B2B B2C, वो तो प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेट होगी। तो प्रॉपर्टी होटल दमदम कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में, तो इसमें B2B हो B2C हो इसमें मैटर नहीं करता। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में जहां प्रॉपर्टी लोकेट करती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, B2B हो B2C हो। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो वो भी हरियाणा, मतलब होटल भी हरियाणा का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ कर, तो यहाँ पे CGST प्लस में SGST अप्लीकेबल। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन जी। तो ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में निकल के आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन अच्छा है, तुम्हारे पेपर में बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है जी। उसके बाद साहब क्वेश्चन नंबर 17 में एक बच्चे ने डाउट पूछ रखा है, तो एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किंग साइज एयरलाइन हैज इशू अ टिकट पास टू सक्सेना फॉर ट्रेवलिंग टू एनीवेयर इन इंडिया, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा इसमें एक बार इसको पढ़ना, पहले यहां पर एक बार पढ़ना, तुम्हें एक स्पेशल पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। सेक्शन 12(9) किसकी बात कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है, एम्बार्किंग पॉइंट। देखो सर्विस टू ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस पैसेंजर इम्बार्क, इम्बार्क की बात हो रही है ऑन द कन्वेंस इन द अबव केस द प्लेस ऑफ इम्बार्केशन विल नॉट बी अवेलेबल। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं भाई, उसने फ्री पास दे दिया, अब इम्बार्किंग पॉइंट कहां होगा वो पता ही नहीं। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एट द राइट ऑफ पैसेज इज द फ्यूचर यूज अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी। यहां पर अब ये बस समझ में आ गई, मतलब तुम्हें कंफ्यूज ये किया गया, तुम्हें लगा इम्बार्किंग, बट इम्बार्किंग तो यहां पे है नहीं, उसने कहा तुम कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। अब फ्यूचर में यूज करूंगा कैसे, तो फिर गवर्नमेंट कहती है वेयर राइट टू पैसेज इज गिवन फ्यूचर यूज द पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, उस केस में द डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट रूल क्या बनेगा, रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सप्लाई वहां। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वैसे तो इम्बार्किंग पॉइंट बनता है, बट यहाँ तो इम्बार्किंग पॉइंट पता ही नहीं। उसने कहा आप इंडिया में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हो, भैया कब करोगे, कहां से करोगे, कैसे करोगे, कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे इम्बार्किंग पॉइंट आप आइडेंटिफाई करोगे इसके अंदर। तो फिर यहाँ पे अब वो तो एप्लीकेबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो इम्बार्किंग पॉइंट चाहिए। उस केस में फिर जनरल रूल की बात होती है, जनरल रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरे को समझ में, क्या आपको आपको सॉरी आपको अरे 16 रह गया, ओहो सॉरी, मेरे को पता नहीं था, बीच में क्वेश्चन रह गया। एयरवे रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन मुंबई ऑपरेट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई दिल्ली मुंबई। ठीक है, TYN हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, परचेज एयर टिकट फॉर मुंबई दिल्ली मुंबई, ओनली वन टिकट इज इशू टू हिम शोइंग बोथ द रूट, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मेरे को बता दो बस यहाँ पर, अब मुंबई दिल्ली मुंबई, अब यहाँ पे उसने क्या बोला, इम्बार्किंग पॉइंट चेक कर लो जी। अब द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड जर्नी शैल बी द प्लेस इम्बार्क, जहाँ पे इम्बार्किंग हुआ। हाउ एवर रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड सेपरेट, मतलब उसको ट्रीट करेंगे सेपरेट। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस इम्बार्केशन दैट इज मुंबई, फिर रिटर्न जर्नी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द इम्बार्केशन मुंबई। भाई सिंपल सी बात है ना, एक तरफ तो यहाँ मुंबई से दिल्ली, फिर यहाँ पे दिल्ली से मुंबई, तो दो सेपरेट जर्नी काउंट होंगी, तो इम्बार्किंग पॉइंट यहाँ पे और इस वाले केस में इम्बार्किंग पॉइंट यहाँ पर बनेगा जी। डन जी, लॉक कर दे। क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट नहीं पूछा वैसे किसी ने, है कोई आपका 18 में डाउट वाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट पूछा नहीं, वैसे 18 है भी बिल्कुल सिंपल सा, बट अगर फिर भी हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस्टर डी हैज ए परमानेंट रेजिडेंट एट अहमदाबाद,
ही हैज ए सेविंग बैंक अकाउंट विद अहमदाबाद ब्रांच एट ऑफ देना बैंक। अच्छा, 1 अप्रैल 23 मिस्टर बी ओपन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर विद एन अहमदाबाद ब्रांच ऑफ देना बैंक। मिस्टर डी वेंट टू न्यूजीलैंड फॉर ऑफिशियल वर्क इन मई 2023 एंड has been residing there since then. Mr. D contend that since a non-resident during financial year 23-24 in terms of income tax, GST cannot be levied on the locker fee charged by Dena Bank for financial year 23-24. Examine the correctness. पहली बात तो झूठा है, पहली बात तो भाई साहब झूठा है। अब अगर ये झूठा है, झूठा समझ गए ना, झूठा क्यों है? झूठा भाई साहब इसलिए है कि यहाँ पर चाहे वो इंडिया से बाहर रह रहा है बट यहाँ पे सर्विस दी जा रही है ना। अब अगर सर्विस दी जा रही है तो सिंपल सी बात है, जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप इंडिया से बाहर रह रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा कोई फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जी। ठीक है, अब यहाँ पे बैंकिंग सर्विस है तो बैंकिंग सर्विस में रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर। सेक्शन 5 मेरे बच्चे आईजीएसटी एक्ट का है। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई याद है आपको, एक हम अच्छा अभी हमने आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, याद है सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी का, ऐसे ही सेक्शन 5 चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी का। सेक्शन 7 चार्जिंग सेक्शन है यूटीजीएसटी का। तो वो चार्जिंग सेक्शन कह रहा है, मतलब वो ये बात कह रहा है एज पर सेक्शन नंबर 5 यहाँ पे जीएसटी लगेगा। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि अगर आप एनआर हो तो जीएसटी नहीं है भैया। अगर आप सर्विस इंडिया में ले रहे हो तो उस पर तो जीएसटी देना पड़ेगा ना। तुम बाहर रह रहे हो तो बाहर सर्विस लो, इंडिया की सर्विस पे तो जीएसटी देना पड़ेगा चाहे तुम इंडिया से बाहर हो, ये मैटर ही नहीं करता जी। तो सेक्शन यहां पे देखो, ये प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग टू एनी पर्सन शैल बी लोकेटेड रिसीवर, रिसीवर की लोकेशन। और अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में फिर क्या बनेगा, सप्लायर की लोकेशन। अब यहाँ पे रिसीवर की लोकेशन तो पता है, तो यहाँ पे देखो रही एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ बैंकिंग कंपनी अहमदाबाद, रिकॉर्ड में तो उसके अहमदाबाद है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो अहमदाबाद बनेगा, चाहे तू बाहर रह रहा हो ये मैटर नहीं करता जी। तू बाहर का हो, बैंक के रिकॉर्ड में तेरी लोकेशन क्या है वो लोकेशन जो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वो यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 एक बच्चे का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी, हर्षा बिंग ए रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एट एनएससी। स्टॉक ब्रोकर की सर्विस पे तो वही लगेगा जो सेक्शन नंबर 12 होता है, वो बैंकिंग वाला, बैंकिंग स्टॉक ब्रोकर ये सब उस पर वही लगता है। उसमें क्या होता है, वही रिसीवर की लोकेशन जो एड्रेस में है, नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। तो लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। ही हैज क्लाइंट इन चेन्नई कैलकाटा बेंगलुरु, ही परचेज एंड सेल शेयर ऑफ क्लाइंट लोकेटेड इन, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही बनेंगे आपका, ये चेन्नई कलकत्ता बेंगलुरु ये बनेगा जी आपका। तो देखो उसने वही बोला कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, रिसीवर, रिकॉर्ड्स मतलब जो उसके सप्लायर में है। प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस इन केस ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चेन्नई कलकत्ता बेंगलुरु। तो नेचर क्या बनेगी, अब वो जो है महाराष्ट्र का है और ये जो है ये अलग अलग लोकेशन पे है, तो इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा जी यहाँ पे। हाँ हाँ, आपको डिट्टो सेम लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी, रटनी नहीं है लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30 ये वाला जी। अरे ये तो वही है, मिस्टर एक्स रिजाइडिंग इन चेन्नई इज ट्रेवलिंग विद एन इंडियन एयरलाइन एयरक्राफ्ट इज प्रोवाइडेड विद मूवी ऑन डिमांड सर्विस फॉर 100 एज ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिल्ली चेन्नई लेग ऑन ए बैंकॉक दिल्ली चेन्नई फ्लाइट। अब बैंकॉक ये चली कहां से, बैंकॉक से, तो याद नहीं है वो सर्विस ऑन कन्वेंस मिलती है। तो फर्स्ट मार्किंग पॉइंट नहीं, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ कन्वेंस, ना कि तुम जहां से चढ़े। तो फ्लाइट है बैंकॉक दिल्ली चेन्नई, तो भैया बैंकॉक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बैंकॉक यहां पर बन जाएगा जी। फर्स्ट शेड्यूल प्लेस ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर क्या बनेगा, बैंकॉक बनेगा यहाँ पे जी, क्योंकि सर्विस ऑन कन्वेंस है। तो सर्विस, अब गुड्स वाले केस में तो टेकन ऑन बोर्ड बनता है, सर्विस वाले केस में फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ कन्वेंस बनता है। तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ कन्वेंस तो बैंकॉक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर ये बनेगा जी, ये बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कोई डाउट नहीं है, 25 में तो वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए यार,
25 तो बिल्कुल सबसे आसान था, बल्कि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है भाई। सिविल कॉन्ट्रैक्टर इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया प्रोवाइडिंग सर्विस टू मिस्टर वाई फॉर हिज फैक्ट्रीज एंड ऑफिस लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड। अब प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है आपको। अब एक बात बताओ, दिल्ली का सप्लायर, रिसीवर यहाँ का, लोकेशन इमूवेबल की उड़ीसा, तो उड़ीसा बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल बनेगा। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इटली, इटली नहीं बनेगा। रिसीवर की लोकेशन क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश, ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, तो ये दिल्ली बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर यहाँ पर दिल्ली, फ्रांस, कनाडा, तो भैया कनाडा तो नहीं बन सकता। रिसीवर कहाँ का है, फ्रांस, तो भैया फ्रांस बनेगा, बट जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं जी। हाँ तो बैंकॉक बनेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा भैया, थोड़ा हर केस में जीएसटी लूटना ही लूटना है। अमन जी कह रहे हैं हर केस में जीएसटी लूटो। अगर बैंकॉक बन गया तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल, जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा जी। डन जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखो वही आ गया ना, फ्रांस जब बन गया तो जीरो, रेटेड सप्लाई बन गया, एक्सपोर्ट हो गया, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है जी आपका जी। डन। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब ये तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई था। उसके बाद फिर एक रजिस्ट्रेशन में डाउट आया हुआ है बच्चे का। अच्छा, कल वाली क्लास में पता ना क्या करेंगे, कल वाली क्लास में लास्ट चैप्टर जीएसटी का जी। ठीक है जी, कल हम करेंगे जीएसटी का लास्ट चैप्टर, एग्जम्पशन वाला चैप्टर। एग्जम्पशन वैसे कुछ हमने आरसीएम के साथ भी कर ली है, कुछ एग्जम्पशन जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को कल कर लेंगे। परसों 18 तारीख को एग्जम्पशंस के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 19 तारीख को हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 19 तारीख को जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे। और फिर मैंने कहा था 20 तारीख से जो होगा आपका, फिर हम स्टार्ट कर देंगे इनकम टैक्स की रिवीजन। बट पहले 5 दिन मैंने बता दिया था ना, पहले 5 दिन करेंगे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन सारे, क्योंकि 35 से 40 नंबर तक की अमेंडमेंट बनती है। तो पहले 5 दिन वो करेंगे, देन फिर चैप्टर वाइज देखेंगे जी। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये तो मेरे ख्याल से अपनी इसका, अगर ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला नहीं किया तो एक बार देख लेना ये वाला अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं जी, सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जी। ये टीडीएस टीसीएस के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी हम कल कर चुके हैं। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी ना, ये टीडीएस टीसीएस के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करवाए हुए हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये रहा रिटर्न। अब इसमें एक बच्चे का डाउट आया था, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट आया था ये वाला जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा इसका आंसर इसके नीचे दिया नहीं हुआ ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मिस्टर समीर, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, इज अनेबल टू फाइल जीएसटीआर 1, रीजन बीइंग showed that tax payable under GSTR 1 which have been filed in respect of last tax period exceed the tax payable under GSTR 3B which have been filed for the corresponding tax period. Explain the procedure to be followed by the department and Mr. Sameer for the same as per the provision of rule number 88C. पहली बात समझो ये कहना क्या चाह रहा है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, आपको थोड़ा बहुत याद है कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जहां पर जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, याद है? जहां पर मैंने कहा था जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक कर देंगे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, जहां पर मैंने कहा था जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देते हैं। अब जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक कर देंगे। अरे जीएसटीआर 1 ब्लॉक क्यों कर देंगे? कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया, उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर आपका जीएसटीआर 1 में जो टैक्स है वो ज्यादा बन रहा है, आपने 3B में कम पे किया, भाई 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिख रही है, टैक्स ज्यादा मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, बट तुमने 3B में कम दिया, तो याद है मैंने कहा था फिर गवर्नमेंट कहती है जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस पे करो या प्रूफ करो तुम्हारा इतना डिफरेंस क्यों आया। ये फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ सर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस ज्यादा अपलोड हो गए थे, गलत अपलोड हो गए थे, क्योंकि नहीं तो फिर तुम्हारा जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा। और सेम फिर मैंने आईटीसी वाले केस में कहा था कि जो तुम्हारा 2B के अंदर आईटीसी है उससे ज्यादा तुमने आईटीसी 3B में ले लिया, तो वो डिफरेंस या तो पे करना पड़ेगा या फिर रीजन बताना पड़ेगा। तो वही वो पूछ रहा है, कह रहा है क्या प्रोसीजर है। तो इसको ना मैं लिखवा भी देता हूं यहाँ पे, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो जी। तो सबसे पहला
अगर आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप नंबर 1 जो यहाँ पे निकल के आता है जी, स्टेप नंबर 1 जो यहाँ पे निकल के आता है, सबसे पहला इंटीमेशन बाय डिपार्टमेंट, इंटीमेशन बाय डिपार्टमेंट। सेकंड, सर चैप्टर में, हाँ मेरे बच्चे सेक्शन 41 हम कर चुके थे, आपको मैं याद करवा देता हूँ। सेक्शन 41 क्या था पहले वही सुन लो। सेक्शन 41 ये था कि अगर मान लो, जैसे याद करो मैंने कहा था जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड होते हैं, उसका 2B में आईटीसी आता है, 2B में क्या आता है, आईटीसी आता है। अब आपने क्या किया है, अब आपने क्या किया, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया भाई, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। अच्छा, आप आईटीसी क्लेम करके बैठे हुए, बाद में पता लगा सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया ही नहीं, बाद में पता लगा सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया ही नहीं। अब सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया नहीं, तुम आईटीसी क्लेम करके बैठ गए, तो आपको नहीं लग रहा आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि सेक्शन 16 में कंडीशन क्या थी, 16 में कंडीशन ये थी ना कि गवर्नमेंट को जीएसटी जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट को जीएसटी तुमने दिया नहीं, ठीक है, उसके बाद तुम आईटीसी पहले क्लेम कर गए क्योंकि तुमने अपनी 3B फाइल कर दी, और बाद में पता लगा सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया ही नहीं, तो उस केस में आप आईटीसी रिवर्स करोगे ना। यही सेक्शन 41 है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी का। सेक्शन 41 रिवर्सल ऑफ आईटीसी का ही था जी। अच्छा, यहाँ पे इंटीमेशन बाय डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट तुम्हें इंटीमेट करेगा, ठीक है, उस अच्छा डिपार्टमेंट तुम्हें इंटीमेट करेगा, इसका फॉर्म नंबर जो होगा वो होता है जीएसटी DRC 01B पार्ट नंबर ए, बट फॉर्म नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्म नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्ट नंबर ए। उसके बाद सेकंड, एक्शन टेकन बाय टैक्स पेयर, एक्शन टेकन बाय टैक्स पेयर। तो सबसे पहला क्या होता है, पे द डिफरेंस, आप डिफरेंस जो है वो पे करो, गिव द एक्सप्लेनेशन, आप यहां पे एक्सप्लेनेशन दोगे जी। टाइम लिमिट फॉर एक्सप्लेनेशन ये होती है 7 डेज, ये होती है 7 डेज। पॉइंट नंबर 4, इफ नो explanation then department will start proceeding under section 79। ठीक है जी, और फिर आगे restriction to file GSTR 1 for future tax period, आपको GSTR 1 आगे फाइल करने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आते हैं, इसके जो स्टेप्स यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, अरे जीएसटी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता होगा, ये सारे हमने कर लिए थे क्लास में, सारे के सारे ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन वैसे हम क्लास में कर चुके हैं सारे, रेगुलर बैच वाले बच्चों को आइडिया होगा, बट फिर भी मैं दोबारा से कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी बनता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही बनता है, मतलब मिक्स होने के बाद बनता है। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। हाँ, तो टोटल इनकम तो करेंगे ही करेंगे यार। भला साहब क्या हो गया, आप ठीक भी हो ना? बोला तुम्हारा पेपर आ रहा है, तुम घबरा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा, ऐसे सांस ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा नालायक, टोटल इनकम वाले भी।
डन जी, क्या इसको लॉक कर दें? क्या इसको हम लॉक कर दें जी? पक्का पक्का। अच्छा, अब इसके अलावा तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? हैं? इसके अलावा तो अब किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? अब एक बार चेक करना यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ये हो गया जी, चार्ज ऑफ जीएसटी के क्वेश्चन हो गए, सप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चन हो गए, टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हो गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हो गए, एग्जामिशन हमारा टॉपिक अभी बचा हुआ है जी, ठीक है जी। उसके बाद आईटीसी के क्वेश्चन हो गए जी, और देन पेमेंट ऑफ जीएसटी के हो गए, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हो गए, रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन हो गए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, ई वे बिल के क्वेश्चन हो गए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के हमारे क्वेश्चन हो गए, टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन हो गए, और रिटर्न अंडर जीएसटी के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बस अब हमारे यहाँ पे एक तो एग्जामिशन, ठीक है, इसको हमें कल वाली क्लास में डिस्कस करके इसके क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा फिर यहाँ पे जीएसटी के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो हम फिर करेंगे 19 तारीख को। तो मतलब 16 17 18 2 दिन जो हम करके चलेंगे वो एग्जामिशन करके चलेंगे। 17 18 को एग्जामिशन वाला चैप्टर करेंगे, देन फिर लास्ट क्लास जो होगी 19 को वो जीएसटी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की होगी। फिर 20 तारीख से हम सेम टाइम पर जीएसटी अपना इनकम टैक्स अपना स्टार्ट कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है जी। वो वीडियो स्टडी अब पे होगा जी, यहाँ नहीं होगा जी, ये सीए का चैनल है तो वो वहाँ पे करेंगे जी। और वो ऑलरेडी डला हुआ है, जो ऑलरेडी वो डला हुआ है ऑलरेडी, आप उसके लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। वही सेम लेक्चर आपको देखने हैं, उसके लाइव लेक्चर नहीं होंगे क्योंकि उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो सचिन आप उसको वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है जी। लॉक कर दें इसको जी। चलो तो फिर कल वाली क्लास में हम अपना एग्जामिशन का टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे जी, ठीक है। कल अपना स्टार्ट कर देंगे एग्जामिशन वाला, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर सुबह सेम टाइम 8 बजे। एग्जामिशन जितने भी इंपॉर्टेंट सारी एग्जामिशन है वो हम डिस्कस करेंगे, देन फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।